यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सिर्फ एक ही शेल होता है और इस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, 1h1 होता है, यानी उसके सेंटर में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन में बस एक शेल होता है ना। पहले शेल को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो जो है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, सेकंड शेल जो कि हाइड्रोजन के पास नहीं था, लेकिन अब क्या होता है, ये सेकंड शेल यहाँ पर बन जाएगा, यानी पाथ बन जाएगा, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। किसके आसपास, हमारे न्यूक्लियस के। यानी एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, अब इस सेकंड शेल में आ जाएगा, जो कि पहले नहीं था। उसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता जाता है, शेल क्रिएट होते जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ पर आ गया है, सेकंड शेल में आ गया है, यानी कि इसमें n = 2 सेकंड शेल में आ गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से एक्साइट होकर कहाँ पर, सेकंड शेल में आ जाता है, तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये एनर्जी किसकी होगी, हमारे सेकंड शेल की एनर्जी होगी। यानी अगर क्वेश्चन में कहा जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से, सेकंड शेल से कहाँ पर जाएंगे, थर्ड शेल में चले जाएंगे, और वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो गिवन होगी क्वेश्चन में, वो क्या होगी, थर्ड शेल की एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी की बात कर रहे हैं। देन फाइंड आउट KE यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट, यानी सेम ऑर्बिट यानी सेकंड ऑर्बिट, हमें सेकंड शेल की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है, बताना है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ पर कितनी है, गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो ही उसकी टोटल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम ऑर्बिट के लिए यानी सेकंड शेल के लिए क्या होगी, ऑप्शन A +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस तरह से होगी, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की ले लेते हैं। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, पोजीशन से रिलेटेड होती है, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी रहती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो मोशन से रिलेटेड होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब ठहर जाता है, रुक जाता है, तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, चलता रहता है, तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इन दोनों एनर्जी को अब हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर देखेंगे, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में हो, सेकंड शेल में हो, थर्ड शेल में हो, या किसी भी शेल में हो, तो उसकी जो है टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ होती है, प्लस होती है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में होता है और इसे जो है बाहर के शेल में अगर हमें कहीं जंप कराना है, तो हम जानते हैं जैसे जैसे हम शेल से दूर होते जाते हैं तो क्या होती है, शेल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती है। यानी फर्स्ट शेल की एनर्जी कम तो सेकंड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ शेल की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को अगर सेकंड शेल में जंप करवाना है या थर्ड शेल में जंप कराना है, तो हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल सोर्स से यानी बाहरी साधन से इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगी। अगर हम इसको सेकंड शेल में लाना चाहते हैं
तो हमें इसे सेकंड शेल के बराबर एनर्जी देना होगी, तो ये जंप करके सेकंड शेल में आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया? सेकंड शेल में आ गया है। चूँकि हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो यहाँ से फर्स्ट शेल से किस में आ गया? सेकंड शेल में आ गया एक्साइटेड होकर। यानी एक्साइटेड कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड कंडीशन में टोटल एनर्जी क्या होती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल के पास क्या एनर्जी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल के पास क्या होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड शेल के पास क्या होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम एनर्जी होगी, क्योंकि जिस शेल की एनर्जी क्या है? -13.6, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी एनर्जी भी इतनी होगी। सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी एनर्जी भी कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी फर्स्ट शेल में जो है टोटल एनर्जी क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड शेल की टोटल एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड शेल की जो है टोटल एनर्जी क्या होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी शेल्स की टोटल एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाते हैं, यानी जो शेल पास होगा उसकी टोटल एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि शेल पर यानी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का बढ़ता चला जाता है। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, हम जानते हैं एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास, उस शेल के पास, उस ऑर्बिट के पास उतनी ही कम होती है, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है। और जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है? बाहर के शेल की तरफ भागते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें एनर्जी देना पड़ा, यानी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी देना पड़ती है। यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी? टोटल एनर्जी के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी और गिवन टोटल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप मिली? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। तो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस, टोटल एनर्जी कितनी है हमारी गिवन क्वेश्चन में? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह हमारा आंसर होगा। यानी अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि फर्स्ट शेल की जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगर हमें पूछ लिया जाए कि थर्ड शेल की जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो क्या हो जाएगी? प्लस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक्साइटेड स्टेट में तो बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से अंदर के शेल की ओर जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी एमिट करता है, रिलीज करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से अंदर के शेल की ओर जाता है, अंदर के शेल में जाने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ जाता है, तो उस पर उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। पहले से कम हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। और न्यूक्लियस के पास आने से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइट बाउंड भी हो जाता है न्यूक्लियस से, उससे भी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? घट जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम थोड़ी जानकारी पोटेंशियल एनर्जी की ले लेते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से अंदर के शेल की ओर जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बंधता चला जाता है। और हम जानते हैं कोई भी चीज़
स्लो होती है तो उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब फर्स्ट शेल में चले जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से अंदर के शेल की तरफ जाता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। और हम जानते हैं अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी कम होती है, डिक्रीज़ होती है, और रिपल्शन फोर्स से एनर्जी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर चले जाए कि जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वो ज़रा भी महसूस ना करे, तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ पर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के रिलेशन की बात करें एटम के रिलेशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का क्या होती है, 2 टाइम्स होती है, डबल होती है। तो इस बेसिस पर फर्स्ट शेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी, यानी -13.6 की डबल, यानी ये क्या हो जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट शेल के लिए। सेकंड शेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस, यानी इसकी डबल, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और थर्ड शेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।